हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज तोमर लक्ष्य एकेडमी में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 मार्क्स दे सकता है और ये सबसे मेन टारगेट होता है यूपी पुलिस में भी कांस्टेबल और एसआई, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्ज़ाम है, पैट है और उससे आने वाली जितनी वैकेंसी है पैट से, वे उन सभी में हिंदी एक सब्जेक्ट ऐसा है, उसका ऐसा पैटर्न है जिस पर आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो अगर आपने कंटेंट को सही तरीके से पढ़ा है। बच्चों, हम जो लेके आए हैं एक 15 मिनट की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपको जितना भी कंटेंट दिया जाएगा वो आपके लिए सफिशेंट होगा किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, या कह सकते हैं हम कि आप पूरे मार्क्स उससे ले सकते हैं, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने 2 क्लासें की है, उसमें हमारा अभी व्यंजन चला हुआ था, तो व्यंजन में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, और इनके वर्ग कौन कौन से होते हैं। व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। जितने वर्ग होते हैं व्यंजनों में उतने ही उनमें वर्णों की संख्या होती है। अगर आपसे बच्चों क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो आप कहोगे 5। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो वर्ग होते हैं, जो इनकी कैटेगरी होती है, उसमें जो इनको बांटा जाता है, तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी है जो इनके वर्गों की है, तो आप कहोगे कि 25 होती है, क्योंकि 5 वर्ग है और 5 ही प्रत्येक वर्ग में वर्ण होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अंत्यस्थ की, कल भी मैंने बताया था अंत्यस्थ कौन से वर्ण होते हैं, जो स्वर और व्यंजनों के बीच में बोले जाते हैं। और आपने देखा कि यह और वह ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं, आधे स्वर का मतलब ये होता है कि ये होते तो व्यंजन है, मगर इनका जब उच्चारण करते हैं तब इनका उच्चारण स्वर की तरह होता है, या हम कह सकते हैं इनकी जगह हम स्वरों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हम देखें कि जैसे हमने लिखा बताइए, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बताइए, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बताइए। तो दोनों का उच्चारण एक ही होता है, मगर दोनों में अंतर क्या है, ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो अंत्यस्थ व्यंजन उन दोनों के बीच का होता है जो स्वर और व्यंजन होते हैं, और अर्ध स्वर अंत्यस्थ ही व्यंजन होते हैं, इसलिए ये भी कहाँ होते हैं, स्वर और व्यंजनों के बीच होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सघोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन से होते हैं। अब ध्यान करें मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, देवियों और सज्जनों, कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं। सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनमें बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ज्यादा हो जाए, और जिनमें स्वर तंत्रियों में बोलते समय कंपन कम हो वे क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि कौन सा स्वर सघोष होता है और कौन सा स्वर अघोष होता है, तो हम कहेंगे कि सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष, कोई भी स्वर अघोष नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कौन सा व्यंजन सघोष होता है और कौन सा व्यंजन अघोष होता है, तो हम कहेंगे किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होते हैं अघोष, और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये कहलाते हैं सघोष। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं, सघोष, और किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ये अघोष कहलाते हैं। सघोष वर्ण वे होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन ज्यादा हो बोलते समय, और जिनमें स्वर तंत्रियों में बोलते समय कंपन कम हो वे क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अंत्यस्थ सघोष या अघोष, तो आप कहोगे कि जो अंत्यस्थ होते हैं वे क्या होते हैं मेरे भाई, वे होते हैं सघोष।
अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्म जो होते हैं वे सघोष या अघोष, तो आप कहोगे कि ऊष्म जो है सभी के सभी नहीं, इसको छोड़ दीजिए। कौन से? स वाली एक फैमिली होती है, छोटा बड़ा जो एक फैमिली है, इसको तो ले लेंगे हम किस में? इसको तो लेंगे हम अघोष में, अघोष। और ये हो जाएगा सघोष। कौन? जो इसमें है होता है ये सघोष होता है। और ये तीनों फैमिली जो एक ही फैमिली के सदस्य है, ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण, देखो यहां पर ध्यान करें, अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण होता है कम वायु। जब मुख से कम वायु निकले तो वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण। अब ध्यान करें कि जो है जैसे कोई कमजोर सा दिख जाए आपको, जिसमें हड्डी हड्डी सी दिखाई दे कि भाई इसमें तो प्राण ही कम रह रहे हैं, तो वो क्या है? अल्प प्राण, कम वायु वाला, यानी कि उसके अंदर वायु क्या है? कम वायु है। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? कम वायु वाले। और महाप्राण होते हैं ज्यादा वायु वाले। तो इसका मतलब जिन अक्षरों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में हवा कम पास होती है तो वे अल्प प्राण, जिनमें ज्यादा होती है तो वे क्या कहलाते हैं? महाप्राण। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कौन सा स्वर अल्प प्राण, कौन सा महाप्राण, तो आप कहोगे सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा व्यंजन अल्प प्राण, कौन सा व्यंजन महाप्राण, आप कहोगे किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। आप यहां देखिए, जो का है, गा है और अंगा, ये क्या है? अल्प प्राण। ये किसी भी वर्ग का कहेंगे, जरूरी नहीं है कि का वर्ग का ही हो, ये इसमें भी पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और पहला, तीसरा, पांचवा, ये सभी क्या है? अल्प प्राण। और इन्हें छोड़कर बाकी जो दूसरा और चौथा बचता है, ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजन जो है कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, क्योंकि हवा स्पर्श करके ही निकलती है अंदर से, तो इस सभी स्पर्श होते हैं। मगर किन को छोड़कर? स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को छोड़कर, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को छोड़कर और संघर्षी व्यंजनों को छोड़कर बाकी सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? चा वर्ग हमारा क्या है? स्पर्श संघर्षी। और ऊष्म व्यंजन हमारा कौन सा है भाई? ऊष्म व्यंजन हमारा कौन सा है? ऊष्म यानी कि जो गर्मी पैदा कर दे। और जो देखो यहाँ स्पर्श संघर्षी का मतलब होता है जो स्पर्श तो होके आते हैं मगर क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। इसमें दो तरह की कैटेगरी होती है। जैसे मान लो कि जैसे हम तैयारी करते हैं, एक तो गिरड के चलता है और एक फर्स्ट रहता है, एक बहुत ज्यादा तैयारी करता है, तो ये संघर्षी है। ये तो बहुत ज्यादा संघर्ष करके आते हैं, ये तो गर्मी पैदा कर देते हैं अंदर। तो ये सभी के सभी गर्मी पैदा करने वाले कौन से होते हैं? ऊष्म होता है उष्मा, तापमान जो बढ़ा दे शरीर का, वो क्या कहलाते हैं? संघर्षी। तो इन्हें हम बोलेंगे ऊष्म। ऊष्म व्यंजन हमारे क्या होते हैं? संघर्षी। और इन दोनों को छोड़कर, चय वर्ग और ऊष्म को छोड़कर सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक हमने जो बताया था पहले भी कि अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं? जो मुख और नाक दोनों से बोले जाए वे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं मेरे भाई। जो मुंह के साथ में नाक का भी सहारा लेना पड़ जाए। एक बात ध्यान करें, अगर आपको जुकाम वुकाम हो जाए, नाक बंद हो जाए, तो आपसे बहुत सारे अक्षर बोले नहीं जाएंगे ढंग से, क्योंकि वो किससे बोले जाते हैं? जब नाक से हवा पास होती है तभी बोले जाते हैं। तो अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? अनुनासिक वर्ण वे होते हैं जब मुख और नाक दोनों से हवा निकले तब अनुनासिक, और जब केवल किससे निकले? केवल मुख से हवा निकले तब वे क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक कहलाते हैं। अब हमने देखा कि किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, यहां आप इस थ्योरी को जरूर याद रखें, यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था और ऐसे ही ऑप्शन बना रखे थे। किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है?
अनुनासिक कहलाता है। किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। इसे बिल्कुल रट लो भाई मेरे भाई। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि अनुनासिक किसे कहते हैं? किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यंजनों के 5 वर्ग है और इनका जो पांचवा वर्ण है वो कौन सा है? अरे ये आना खाली वाले हैं और 2 न और मैं है, बस इन्हें ध्यान रखो। ये आना खाली जो खड़ी बोली में हम उत्तर प्रदेश के इधर क्षेत्र में देखते हैं, पश्चिम वाले क्षेत्र में, तो इसे हम जो है अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आना खाली। तो 3 आना खाली हमारे पास है, न और मैं। ये क्या है भाई? ये हमारे अनुनासिक है। आप अपने आप प्रयोग करके देख लो मेरे भाई। मोनू, मोनू आपने लिखा तो मोनू क्या है? अनुनासिक वर्ण है दोनों। अनुनासिक वर्ण मैं भी अनुनासिक है और न भी अनुनासिक है। अगर सीधा मुंह और नाक से बोलोगे तो मोनू निकल के आएगा, अगर नाक बंद कर लोगे तो सही से नहीं बोला जाएगा। तो ऐसे अक्षर जो मुख और नाक से बोले जाए तो वे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। मैंने कल बताया था कि कंठ क्या होता है भाई? कंठ होता है या ठुड्डी सी निकली रहती है, और तालु होता है जहां पर आपने पहले एक ऐड भी देखा होगा, आता था खिचखिच वाला, जो विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, उसमें एक जो ठुड्डी सी पकड़ के जो है झूलता रहता था, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं तालु। जीभ के ऊपर नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? मूर्धा। और दंते तो दांत होते हैं भाई, और ओष्ठ्य होते हैं होठ। आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहो तो करके देख सकते हो कि होठ खोल के पै को बोल के देख लो। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निचला होठ काट दिया जाए आदमी का तो कौन से अक्षर नहीं बोले जाएंगे? तो हम कहेंगे कि पै वर्ग नहीं बोला जाएगा अगर होठ नीचे वाला कट जाए तो। और अगर नाक कट जाए तो फिर कौन सा नहीं बोला जाएगा? अनुनासिक नहीं बोला जाएगा। अगर नाक कट जाए या नाक के जो छिद्र है वे बंद हो जाए तो कौन सा वर्ण नहीं बोला जाएगा? ये वाला वर्ण नहीं बोला जाएगा फिर। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके अलावा भी, अच्छा ये मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं यहां से, इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है मेरे भाई। देखिए इसमें जो हम देखेंगे कि कंठ जो होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ जो वर्ग दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि ये ही आए, क्योंकि अंत्यस्थ भी हमारे इन्हीं इंद्रियों से बोले जाते हैं, ऊष्म भी हमारे इन्हीं इंद्रियों से बोले जाएंगे, और स्वर भी हमारे इन्हीं इंद्रियों से बोले जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंठ में का वर्ग के अलावा कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा अ, एक हो जाएगा आ और एक हो जाएगा अ। इसमें अनुस्वार भी बोला जाता है और ये अयोगवाह वर्ण होता है। ये भी जो है ये भी कंठ से ही बोला जाता है। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? अ, और तालु से बोले जाने वाले कौन से होते हैं? य, श और ई। एक तो होता है चा वर्ग पूरा तालु में, और एक होता है या, सा, ई। तो हम कह सकते हैं यस ई, यश ई। तो हम कहेंगे आह, यस ई। तो इसमें हम इस तरह से इसको प्रयोग करके याद भी रख सकते हैं कि पहले वाले में क्या करेंगे? आह, और फिर दूसरे वाले में तालु में यस, और फिर कहेंगे ई। तो मूर्धा, मूर्धा क्या होता है? जब तपस्वी बैठ जाता है अपनी तपस्या की अवस्था में तो उसे मूर्धा अवस्था कहा जाता है। तो मूर्धा अवस्था में कौन बैठते हैं मेरे भाई? ऋषि। देखो बन गया ना, ऋषि। तो ऋषि कौन बैठते हैं मूर्धा अवस्था में? तो मूर्धा अवस्था में कौन से जाएंगे? ट वर्ग तो जाएगा ही, उसके साथ में ऋषि भी जाएगा। दंत्य में कौन जाएगा? श। और ओष्ठ में कौन जाएंगे? इनके अलावा पै वर्ग के अलावा दोनों ऊ चले जाएंगे। अब इनके अलावा भी अक्षर बच गए हमारे, तो वे कौन कौन सी इंद्रियों से बोले जाएंगे? एक तो बोला जाएगा कंठ प्लस तालु, एक बोला जाएगा कंठ प्लस ओष्ठ, और एक बोला जाएगा ओष्ठ प्लस दंत्य, और एक बोला जाएगा दंत मूल। अब मेरे भाई यहां ध्यान करें थोड़ा सा कि कंठ और तालु, कंठ ये हुआ और तालु ये हुआ, इतना सा।
अब यहां देखो, ये तो बोला जाएगा कंठ तालु से दोनों ए, और कंठ ओष्ठ से बोले जाएंगे दोनों ओ, छोटे बड़े भाई दोनों। और इसके बाद जो है कंठ ओष्ठ दंत्य से बोला जाएगा वे, और दंत मूल में रे और ले। इन्हें समझिए थोड़ा सा मेरे भाई। आप यहां ठुड्डी के पास जो कंठ होता है, यहां अंगूठा लगाइए, यहां उंगली लगाइए इतना सा, और एक बार अंगूठा फिर दोबारा से लगाइए यहां पर, और होठ पर लगाइए इतना। एक होता है इतना, एक होता है इतना। ये हो गया कंठ प्लस तालु, ये हो गया कंठ प्लस ओष्ठ। आप ध्यान करिए, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब देखो, ए को बोलने के लिए जब हम बोलते हैं और ओ को जब बोलते हैं, दोनों में अंतर होता है ध्वनि का। इसमें ध्वनि थोड़ी पतली रहती है, इसमें ध्वनि थोड़ी सी मोटी हो जाती है और हवा ज्यादा पास होती है। तो हम कहेंगे कि ज्यादा, ज्यादा, कम, ज्यादा, कम, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ। ये क्या बन गया भाई? कंठ तालु। और ये क्या बन गया? कंठ ओष्ठ। इस पर हम कहेंगे कंठ तालु और इस पर हम कहेंगे कंठ ओष्ठ। ये ओ हुआ, ये ए हुआ। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं, ओष्ठ और दंत। देखो, बोल के देखो, दांत से रगड़कर हवा जब होठों से लगकर बाहर आती है तो किसका उच्चारण होता है? वे का उच्चारण होता है। और मैंने बताया था रेल है, ये पार्श्व भाग होता है, दांतों के ऊपर का हिस्सा और मसूड़े के पास का हिस्सा, जहां से खुरदुरा माना गया है। तो उस हिस्से पर मेरे बच्चों पूरी जीभ लपलपा जाती है जब रे की ध्वनि निकलती है, कप कपा के निकलती है ध्वनि, तो वो क्या कहलाती है? वो हम कहते हैं लुंठित। लोट लोट के निकलती है जो। तो रे क्या है? लुंठित। ये है पार्श्विक। तो पार्श्विक और लुंठित दोनों किससे आते हैं? मसूड़े से आते हैं। दंत मूल का मतलब यही तो होता है कि दांतों की जड़। मूल होती है जड़ मेरे भाई, और दंत होता है दांत, दांतों की जड़। तो दांतों की जड़ क्या होता है? मसूड़ा। इसमें क्या बचा भाई मेरे? इसमें बचा है आपके संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन आपके जो है 4 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्षत्रिय, एक होता है त्रय, एक होता है अज्ञ, एक होता है श्रेय। अब ये मैं पहले इसका संधि विच्छेद बता देता हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो ये बनेगा का प्लस शय। ये क्या बना? ता प्लस रे। ये क्या बनेगा? जा प्लस अय। और ये बनेगा सा प्लस रा। अब ये जैसे जैसे हमने तोड़े हैं, जो इसका पहला अक्षर बना है, अगर आपसे क्वेश्चन में यहां से एक सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बता रहा हूं कि उसमें हिंदी वर्णमाला के हिसाब से, डिक्शनरी जैसे अंग्रेजी की होती है ऐसे हिंदी की भी होती है, उसके अनुसार उसने पूछा कि इसका क्रम किसके बाद आता है। तो हम कहेंगे इसका जो क्रम है, अक्षय का जो क्रम है, क के बाद आता है। अक्षय का क्रम किसके बाद आता है? क के। त्रय का किसके बाद आता है? तय के। अज्ञ का किसके बाद आता है? जय के। और श्रेय का किसके बाद आता है? शय के। ये याद रखे, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहीं पर हम व्यंजनों को रोकते हैं मेरे भाई, और व्यंजन लगभग पूरा हो गया। और इसमें जो भी बचा होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे, अगर इसमें कुछ बच भी गया होगा। ये आपके पेपर के लिए, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, हिंदी जिसमें आ रहा है, सफिशिएंट है मेरे भाई। इस कंटेंट को सही तरीके से आप 1-2 बार देख लो, आपके वैसे भी याद हो जाएगा। 2-4 बार आप देख लोगे आप। और कोई भी बच्चा अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए पूरे टॉपिक की, पूरी वर्णमाला की, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर दीजिए, और उसमें हम आपको जो है ये फ्री प्रोवाइड करेंगे। और इसे सब्सक्राइब भी करिए भाई, चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए मेरे भाई। जितना आप चैनल को बढ़ाएंगे उतना ही आप भी बढ़ोगे और हम भी बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।